तो चलिए हथियार रख दिया जाता है, लीजिए। 30 साल का एक लड़का बेरोजगार बिहार के एक छोटे से गांव का, उसका जुर्म क्या था? उसने बाढ़ पीड़ितों के लिए आवाज उठाई और 3 हफ्ते बाद वो लड़का पुलिस की गोली से मारा जाता है। मेरा ये संदेश पूरे समाज और पूरे देश के लिए। आप सब ये देखिए, ये साला बिहार पुलिस जो है, ये सब साला पागल साबित करके मुझे ले जाना चाहता है। पुलिस कहती है सेल्फ डिफेंस में कार्य किया। एक चश्मदीद का कहना है उसने सरेंडर कर दिया था, फिर भी उसे मार दिया गया। तो सच क्या है? क्या भरत तिवारी एक क्रांतिकारी था जिसे पागल कहकर चुप कराया गया? वो खुद ऐसा सख्त था जो हिंसा और धमकियों की भाषा बोलता था दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं ऐसी कहानी की जो कि सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से चल रही है दोस्तों। क्या भरत तिवारी को मारा गया? क्या भरत तिवारी को एनकाउंटर किया गया? इसकी चर्चा करेंगे। 17 जून 2026 बिहार के भोजपुर जिले का एक गांव बिलोटी, आरा बक्सर हाईवे पर बसा एक छोटा सा गांव, यही का रहने वाला था भरत तिवारी। मात्र 30 साल की उम्र, पिता काशीनाथ तिवारी रिटायर्ड पुलिस ड्राइवर। सोचिए, रिटायर्ड पुलिस ड्राइवर का बेटा, 4 भाई बहनों में तीसरे नंबर का व्यक्ति। बीएससी ग्रेजुएट करने के बाद कई बार कंपटीशन एग्जाम देकर पुलिस फोर्स में भर्ती होने की कोशिश कर चुका था, लेकिन यहां बात नहीं बनती है। उसने रास्ता बदला, सोशल मीडिया का लिया। फेसबुक पर वह अपने इलाके के लोगों की समस्याएं उठाता और यहीं से शुरू होती है एक कहानी जो 1 साल बाद उसकी मौत पर जाकर खत्म होती है। साल 2025 भोजपुर जिले में भयंकर बाढ़ आती है। जवनिया गांव के दर्जनों परिवार के घर बह जाते हैं दोस्तों, क्योंकि बाढ़ आती है तो आपको मालूम है कि बाढ़ ये नहीं देखती कि गांव कौन सा है, अमीर है या गरीब है, पूरा गांव जो है इसमें बह जाता है। अब अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ की जमीनें कैसी है? समतल है दोस्तों। यहाँ भरत तिवारी आगे आता है और सरकार पुनर्वास का काम भी शुरू कर देती है और पुनर्वास का काम करने के साथ साथ जो है सरकार इनके लिए कुछ जगह अलाउट करती है। यहीं भरत तिवारी आगे आकर भोजपुर के डीएम को बार बार टैग करता है और याद दिलाता है कि सरकार ने इलाके के लिए 52 करोड़ रुपए का एंटी इरोजन प्रोजेक्ट पास किया था। उसका वही कहीं आता पता नहीं है। इसके बाद दबाव का असर शुरू होता है। सरकार बाढ़ पीड़ितों को गांव के बाहर एक जमीन पर बसा देती है, घर बनाने के लिए पैसा भी देती है। जब घर बनाने के लिए पैसा देती है तो डायरेक्ट पैसा ये नहीं आता है, वो बार बार उनके लिए जो है सिस्टम से लड़ता है, दफ्तर जाता है, लेटर देता है। लेकिन एक बड़ी गड़बड़ी रह जाती है। जो जमीन दी गई थी सरकार के द्वारा, जो जमीन दी गई थी उसका लेवल इतना नीचा था कि जरा सी बारिश में इलाका फिर से डूब सकता था। एक स्थानीय निवासी खुद कहते हैं, एक दिन बारिश में पानी भर गया, अगर असली बाढ़ आ जाती तो 7 से 8 फीट पानी पुनः भरा जाता। यानी सरकार ने समस्या हल नहीं की, बस उसे थोड़ा टाल दिया। इसके बाद गुस्सा, आक्रामकता और चेतावनी यहाँ से शुरू हो जाती है। वह बार बार फिर दफ्तर जाता है, एसडीओपी एडीओ को पत्र लिखता है और वहाँ के विधायक को भी पत्र लिखता है। अब भरत तिवारी फिर से फेसबुक पर लाइव आता है, डीएम, एसडीएम, सीएम को सबको टैग करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं पिछले कई दिनों से, कई महीनों से और लगभग 1.5-2 सालों से, लेकिन सवाल इस बार उसकी भाषा बदल चुकी थी। वो अफसरों के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करता है। उसका मानना था कि लोकल प्रशासन जानबूझकर इलाके का विकास रोक रहा है और खासकर एसडीएम उसके निशाने पर थे। फिर आता है 4 जून 2026। भरत एक पोस्ट डालता है जिसमें वह जगदीशपुर के एसडीएम को धमकी देता है और कहता है कि वो उनका एनकाउंटर करेगा। इस पोस्ट में सीएम सम्राट चौधरी का नाम भी आता है। अब देखिए, यहाँ पर बड़े शख्स की एंट्री हो जाती है और जब आप किसी व्यक्ति को सीधे डायरेक्टली चैलेंज करते हैं और खासकर वो आपके क्षेत्र का हो तो आप उसके निशाने पर आ जाते हैं। 10 दिन बाद 14 जून को वो फिर लिखता है। जल्द ही एसडीएम के एनकाउंटर की तारीख बदल जाती है। इसके एक नई क्रांति से शुरू हो जाती है दोस्तों। 15 जून को एक और पोस्ट डलता है और ऐलान करता है वो उसने हथियार उठा लिया है और वह सरकार को
2 दिन का अल्टीमेट देता है। अब बात ये आती है कि यहाँ पर हथियार कहाँ से आया, क्या हमारा सिस्टम नाकाम है? और यहीं से वो एक झलकी पिस्टल का जुगाड़ भी कर लेता है, मतलब कट्टा जिसे बोलते हैं, और अपनी सोने की चेन बेचकर वो उसे खरीद लेता है। अब मामला एक स्थानीय एक्टिविस्ट की शिकायत से बढ़कर भरत तिवारी बनाम पुलिस बन चुका था। मतलब सिस्टम सीधा अब टकराने वाला था एक आम नागरिक से। 16 जून सुबह 6 बजते हैं, बिहार पुलिस की टीम भरत के घर पहुंचती है और तलाशी लेती है। गुस्से में भरत अपनी पिस्तौल लेकर पुलिस के सामने खड़ा हो जाता है। देखिए कितनी चौंकाने वाली बात कि एक व्यक्ति जो अपराधी नहीं था आज तक, लेकिन उसे परिस्थिति ने यह बना दिया, उन्हें धमकाते हुए घर से निकल जाने के लिए कहता है पुलिस वाले को। यह पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है दोस्तों, और वायरल तेजी से होता है। पूरे देश में सवाल उठते हैं कि बिहार में कानून का डर कहां गया। जब एक आदमी पुलिस आम आदमी की बंदूक से एक आदमी जो है पुलिस पर बंदूक तान देता है, उसी रात पुलिस दोबारा उसके घर आती है। भरत जो छत पर सो रहा था, उन्हें रात में वहां देखकर टोका जाता है और सुबह आने के लिए थाने बुलाया जाता है। और फिर लाइव आकर वह दावा करता है कि पुलिस इसके घर के आसपास छिपकर उसका एनकाउंटर करने की तैयारी में है, क्योंकि उसे भनक लग चुकी थी दोस्तों। ये साला बिहार पुलिस जो है ये सब साला पागल साबित करके मुझे ले जाना चाहता है। मतलब कि जब भगत सिंह भी लड़ रहे थे समाज और देश के लिए, तो उस समय भी पागल साबित किया गया था। तो देखिए इन लोगों को हम अपना पागलपन दिखाते हैं। अगली सुबह 17 जून सुबह 5:33, टाइम नोट कीजिए दोस्तों। भरत एक बार फिर लाइव आता है और यहीं से खुद की तुलना भगत सिंह से कहता है, या भगत सिंह से करता है, कि भगत सिंह ने जो किया वो एक प्रकार से समाज के लिए उस समय परिस्थिति के अनुसार किया, और आज हमारा सिस्टम इतना करप्ट हो गया है कि उसे बदलना जरूरी है दोस्तों। यह कहकर वह अपनी पोस्ट को डालता है। अब उसे पागल साबित करने की कोशिश की जाती है कि अब भरत तिवारी जो है पागल हो चुका है। सुबह करीब 9 बजते हैं। शाहपुर थाना पुलिस जो बिहार में पड़ता है, भोजपुर एसटीएफ की टीम बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर बिलोटी गांव पहुंच जाती है। इसके इलाके की घेराबंदी होती है, चारों तरफ रफ्तार मच चुकी थी, लोगों का जमावड़ा लग चुका था, सारी तरफ सोशल मीडिया। आपको मालूम है एक छोटी सी चीज कितनी तेजी से वायरल होती है। इसी के साथ आगे पूरी होने का संभावना दिख रहा है, और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है। यहीं से तो चलिए यार कर दिया जाता है। लीजिए। पुलिस भरत से सरेंडर करने को कहती है, भरोसा दिलाती है कि उसकी मांगे मानी जाएगी। भरत की लाइव स्ट्रीम में उसकी आवाज सुनी जा सकती है। इस वीडियो को भी आप यहां पर देख सकते हैं। अगर मांगे पूरी करने का भरोसा मिलता है तो मुझे हथियार डालने में कोई दिक्कत नहीं होती, यह भी कहता है, और हवाई फायरिंग करता है और फिर अपनी पिस्तौल पुलिस कर्मियों के सामने फेंक देता है, जो आपको साफ दिख रहा है। लेकिन इसके बाद जो होता है उसी पर आज सबसे बड़ा विवाद आकर खड़ा हो जाता है। पुलिस उसे एक खेत की तरफ ले जाती है। पकड़ने के बाद उसका परिवार वाले उसका पीछा करते हैं और कोशिश भी करते हैं उसके पीछा करने की, लेकिन उन्हें रास्ते में ही पुलिस के द्वारा रोक दिया जाता है, क्योंकि पुलिस पूरी तैयारी से आई थी। क्या पता किसी के कहने पर, किसी बड़े व्यक्ति के कहने पर तैयारी से आई थी कि उसका एनकाउंटर करना ही है। इसके बाद पुलिस जो है उसके पैर पर, उसके सीने पर गोली चलाती है, और उसके बाद उसे शाहपुर रेफर, मतलब शाहपुर हॉस्पिटल जो है समीप का, उसे रेफर कर दिया जाता है। ये सब फॉर्मेलिटी होती है दोस्तों। फिर पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेजा जाता है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो चुकी थी। वैसे आपको बता दूं ये प्री प्लान था पुलिस को। मतलब सिस्टम आज इतना गिर चुका है कि एक व्यक्ति अगर आम लोगों के लिए आवाज भी उठाता है तो उसे ऐसे ही मारा जा सकता है। अब यहां से कहानी 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। पुलिस का वर्जन, भरत ने सरेंडर के बाद रुक रुक कर फायरिंग जारी रखी,
मतलब ये पुलिस वालों का कहना है। जब एक एसटीएफ जवान उसकी तरफ बढ़ता है तो भरत ने उस पर गोली चलाई। आपको वीडियो में साफ दिख रहा है कि गोली उसके हाथ में तो पिस्तौल भी नहीं थी, उसने पहले ही पिस्तौल छोड़ दी थी। जवाब में पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई। ऐसा अक्सर फिल्मों में होता है दोस्तों, जो उसके पैर पर लगी बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। और पुलिस और सीएम सम्राट चौधरी दोनों यह भी कहते हैं कि भरत मेंटल अनस्टेबल था। अब देखिए भैया, एक कहानी नहीं गढ़ दी जाती है। अभी सवेरे से चिंतित था कि अब यहां से दूसरा वर्जन देखिए। द हिंदू की रिपोर्ट में एक चश्मदीद के हवाले भरत ने संभव बंदूक फेंक दी थी और सरेंडर किया था। इसके बाद पुलिस ने उसे घेर कर मार डाला। लोगों ने 3 गोलियों की आवाज भी सुनी, लेकिन तब भी भरत जिंदा था और हंस रहा था। फिर पुलिस उसे घसीटते हुए वाहन तक ले जाती है, जहां उसे एक और गोली मार दी जाती है, एक सीने पर और एक कंधे के साइड में। अगर ये चश्मदीद का सच सही है तो पुलिस की सेल्फ डिफेंस वाली थ्योरी पूरी तरह से गिर जाती है और यही मामला सरेंडर के बाद एक एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जैसा दिखने लगता है। मतलब फुल प्रूफ प्लानिंग दोस्तों, जैसा फिल्मों में होता है। दबाव बढ़ने पर मौके पर मौजूद 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया जाता है। आप देखिए, सिस्टम बनाम सिस्टम। सीएम रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा की अगुवाई में जांच आयोग बनाते हैं। आप सोचिए, जो निपटा रहा है व्यक्ति को, वही जांच आयोग की कमेटी बना रहा है। 22 जून को आरोपी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर भी दर्ज करते हैं। अब एक सिस्टम के प्रति अब सिस्टम की संवेदना क्या होती है, अब यहां देखेंगे। अब दोस्तों, यहां एक बहुत दिलचस्प आयरनी बन जाती है। भरत तिवारी खुद एनकाउंटर कल्चर का बड़ा समर्थक था। उसके पोस्ट में मुस्लिम समुदाय को लेकर सांप्रदायिक टिप्पणियां मिलती थी। वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर जस्टिस का भी फैन हुआ करता था और मानना था कि अपराधियों का सफाया एनकाउंटर से ही होना चाहिए, और आज उसी का एनकाउंटर कर दिया गया। देखिए, इन सभी का इनकाउंटर किया जाए। आज उसी से समर्थकों में वो लोग सामने आ रहे हैं जो अक्सर दूसरों के, खासकर मुस्लिमों के एनकाउंटर पर खुशी जताते थे। अब यह एक जस्टिस खुद उनके समुदाय की किसी शख्स पर लागू हुआ तो उन्हें इसका खतरा नजर आने लगता है। इसके बाद साफ हो जाती है, यह हमदर्दी अक्सर इंसाफ की भावनाओं से नहीं बल्कि एक जाति या समुदायिक पहचान से तय हो रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस की कार्रवाई सही थी दोस्तों। भरत ने पुलिस पर बंदूक तानी, धमकियां दी, इससे सहानुभूतियां की गुंजाइश कम, लेकिन जरूरत तो रहती है। फिर भी एक आरोपी के सरेंडर करने के बाद उसे मार देना किसी लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था का जायज नहीं ठहराया जा सकता। अगर वो वाकई में मानसिक रूप से अस्थिर था तो उसका इलाज होना चाहिए था, ना कि उसकी हत्या। अब ये सिस्टम का फेल्योर है या फिर सिस्टम की किसी एक व्यक्ति पर निशाना साधा गया तो उसने आक्रोश में आकर उसे जगह से ही खत्म कर दिया। और असली सवाल भरत तिवारी से भी बड़ा है, बिहार में इतना भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? आए दिन पुल सड़कें धंस जा रही है, आए दिन जो है मर्डर्स हो रहे हैं, आए दिन कोई भी व्यक्ति झड़प में दूसरे व्यक्ति को मार दे रहा है। ये आम बात हो चुकी है। एक आदमी को अपनी बात मनवाने के लिए अगर बंदूक उठानी पड़ जाए, जब आम नागरिक की सुनवाई नहीं होती है तो प्रशासन का भरोसा या प्रशासन के ऊपर से भरोसा टूट जाता है। वो लोग वैसे ही रास्ते चुनने लगते हैं जो अंततः खुद या उनकी जान ले लेते हैं दोस्तों। ये भरत तिवारी की कहानी सिर्फ एनकाउंटर की कहानी नहीं है दोस्तों, एनकाउंटर की कहानी नहीं है। एक ऐसे सिस्टम की कहानी है जो लोगों को अनुशासन या अनुसुना करती है। जब तक वो चीखे ना लगे, जब तक वो चीखे ना उठे, उन्हें पागल या अपराधी कहकर खामोश ना कर दिया जाए। भरत खुद एक साफ हीरो नहीं था दोस्तों। उसकी भाषा, उसकी धमकियां, उसका कम्युनल रुझान सबको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी मौत का तरीका उतना ही परेशान करने वाला था। मतलब अगर कोई सिस्टम के खिलाफ या फिर कोई नेता के खिलाफ अगर आवाज उठाता है तो उसे ऐसे गायब कर दिया जाता है। ये सिस्टम की ही देन है। तो अपनी बात मनवाने के लिए भरत तिवारी इंसाफ का शिकार हो जाता है, अपनी ही बनाई हुई आग में, बनाई हुई आग में जल गया हो। कमेंट में जरूर बताएं कि क्या भरत तिवारी के साथ यह सही किया या फिर आने वाले समय में कोई ऐसा भरत तिवारी फिर से ना खड़ा हो। और जाते जाते एक बात जरूर सुन लीजिएगा दोस्तों कि आज हम भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु इन सब की बातें करते हैं, सिस्टम से हम बातें करते हैं। आज हम कहते हैं
कि भगत सिंह जैसा बेटा पैदा तो हो, लेकिन समाज में हम क्या देखते हैं कि भगत सिंह जैसा बेटा पैदा हो, लेकिन कोई व्यक्ति अपने घर में उसे नहीं पैदा करता। मतलब पैदा तो हो लेकिन पड़ोस में। तो आप देखिए ये कैसी विडंबना है कि एक व्यक्ति को आवाज उठाने पर या तो साइलेंट करा दिया गया या उसे सिस्टम के द्वारा ऐसा मजबूर किया गया कि उसने बंदूक उठाई और बंदूक उठाकर वो सिस्टम से लड़ा, लेकिन सिस्टम ने उसका ही शिकार कर लिया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और ये आवाज़ है दोस्तों, चीज़ें बदलनी चाहिए। ये लोकतांत्रिक देश है दोस्तों। मिलते हैं हम ऐसी स्टोरी वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।